नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके, आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में और आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद कर सके। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप जानना चाहते हैं कब कैसे कहाँ निवेश करना है, ऑलरेडी जो प्लानिंग की हुई है फाइनेंस से जुड़ी वो सही है या फिर नहीं, इस तरीके के तमाम सवाल इस शो में हम शामिल करते हैं। कैसे आप हिस्सा बन सकते हैं शो का? आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने क्वेश्चन भिजवा सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी और साथ ही फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz yourmoney लिखिए और अपने सवाल हमें लिख भेजिए। हमारे साथ है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट, आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं जो आमतौर पे सबके पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। काफ़ी बार इन्वेस्टर्स नंबर ऑफ फंड्स काफ़ी ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, काफ़ी बार एक ही फंड हाउसेस के सारे फंड्स चूज कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिन पर आपको गौर करना है। कैसे, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं विरल से। तो विरल, पहले तो बताइए कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आमतौर पे एक पोर्टफोलियो में, कितने फंड्स का होना सही रहता है? अगर किसी के पास ज़्यादा फंड्स हैं तो वो क्या करे, स्विच करे, एग्जिट करे, उन फंड से री इन्वेस्ट करे? क्या टिप्स रहेंगे आपकी तरफ से? नमस्कार दीपाली जी। ये टॉपिक यानी हमेशा हम हमारे शो में हम ऐसा कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड है, आपको फंड कम करने चाहिए। डेफिनेटली पहला सबसे इम्पॉर्टेंट वही रहता है कि एक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे अगर स्कीम्स आ गए हमारे पोर्टफोलियो में तो हमें दिक्कत आ सकती है। तो आज दो बातों पे हम चर्चा करेंगे। एक तो है कि क्यों हमें ज़्यादा स्कीम्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रखनी चाहिए, हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्कीम्स नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक बड़ा सा पॉइंट ये भी है कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्कीम्स हो गई तो मैं कैसे उसको कम कर सकता हूँ, उसको वो पोर्टफोलियो के स्कीम्स जो है उसको क्यों कम कर सकता हूँ और कैसे कम कर सकता हूँ। जो पहला है कि क्यों बहुत सारी स्कीमों में नहीं करना चाहिए, उसके तीन कारण ध्यान में रखने चाहिए। पहला कारण है कि एक हमारे जो रिटर्न्स होते हैं उसको, वो रिटर्न्स जो हमको मिलते हैं हमारे स्कीम्स के पोर्टफोलियो में से, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक पोर्टफोलियो में 10 से 15 स्कीम्स हैं और एक पोर्टफोलियो में 5 स्कीम्स या 6 स्कीम्स हैं। अभी ये जो 10-15 फंड वाली जो पोर्टफोलियो है उसमें एक या दो ऐसे फंड्स निकल सकते हैं जहां पे आपको बहुत ही सुपीरियर रिटर्न्स मिल सकते हैं। सुपीरियर रिटर्न यानी मान के चलिए 20%, 25% मिल सकते हैं, राइट। और सिमिलरली वही फंड्स जिन्होंने सुपीरियर रिटर्न्स दिया है, ये 10-15 के जो स्कीम्स वाला पोर्टफोलियो, उसमें सेम स्कीम्स 5 या 6 स्कीम वाला जो पोर्टफोलियो है उसमें भी है। तो ऐसा देखा गया है दीपाली जी कि ये जो 5 या जो 6 स्कीम्स हैं उसके रिटर्न्स, उसका ओवरऑल रिटर्न 10 सालों में, 12 सालों में काफ़ी ज़्यादा आया होगा। और ये जो 10-15 वाला जो पोर्टफोलियो है, स्कीम्स वाला जो पोर्टफोलियो है, उसमें 1-2 स्कीम्स ने सुपीरियर रिटर्न्स दिए, बाकी सारे ने 12% रिटर्न्स दिए। और ये 5-6 स्कीम्स वाला जो पोर्टफोलियो है उसमें 1-2 स्कीम ने 22%, 25% जितना सुपीरियर रिटर्न्स दिया और बाकी सब ने 12% रिटर्न दिया। तो ओवरऑल जो रिटर्न अच्छा बनता है वो 5-6 स्कीमों वाला बनता है। तो जो रिटर्न्स देने की जो क्षमता होती है और वो डाइल्यूट हो जाता है 10-15 वाले स्कीमों में, इसीलिए 5-6 स्कीम वाला ही पोर्टफोलियो हमेशा बेहतर हो सकता है। दूसरा है कि बहुत बार अगर हम म्यूचुअल फंड के उसके ऊपर अगर हम सोचें तो हम एक्टिवली फंड में सजेस्ट करते हैं, एक्टिवली मैनेजमेंट जो फंड्स होते हैं, पैसिव फंड्स अगर हमको पोर्टफोलियो बनाना है तो ऐसा बहुत बार देखा गया है दीपाली जी कि अगर हमारा पोर्टफोलियो 10 स्कीम्स, 12 स्कीम्स, 15 स्कीम्स हमने पोर्टफोलियो में ले लीजिए, और जो वो पोर्टफोलियो होता है, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है सारे 10-15 स्कीमों का मिला के, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इंडेक्स को रेप्लिका करने लगता है, क्योंकि 10-15 स्कीम्स है तो स्टॉक्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो इंडेक्स को रेप्लिका कर जाता है, तो वो पैसिव बन के रह जाता है। एक्टिवली मैनेज अगर हमको करना है तो 5-6 स्कीम्स वाले एक्टिव फंड्स अगर रखते हैं तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न इंडेक्स जैसा ना बने और इंडेक्स से ज़्यादा अल्फा रिटर्न बन के आए, एक्टिवली स्कीम में अगर हम ज़्यादा रखें
तो हमको ज़्यादा रिटर्न्स आ सकता है। और अगर पैसिव ही करना है तो फिर पैसिव के 2-3 फंड सिलेक्ट कर लेने चाहिए अलग अलग इंडेक्स वाले, और पैसिव स्ट्रेटजी में बने रहना चाहिए। अगर हमको एक्टिव स्ट्रेटजी रखना है, अल्फा जनरेट करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो 5-6 स्कीमों से भी ये हासिल हम कर सकते हैं। और तीसरा है, हमेशा ये भी देखा गया है दीपाली जी कि वो एक्टिवली अगर हम 5-6 स्कीम में निवेश करते हैं तो मैनेज करने में आसानी होती है। ज़्यादा स्कीम्स हो जाए तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन अगर हमको रखना है, सब मैनेज करना है, उसको ट्रैक करना है, बहुत ही डिफिकल्टी आ जाती है। तो जितने कम फंड होंगे उतना अच्छी तरीके से हम अगर जब हम उसको रिडीम करते हैं कैपिटल गेन पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी चीज़ें एक्टिविटी अगर हमको करनी है वो पोर्टफोलियो के रिलेटेड, तो 5-6 स्कीमों में भी से अच्छी तरीके से हम ट्रैक करके कर सकते हैं। अभी चलो आज तो हमने ये कहा कि ये चीज़ों की वजह से हमको नहीं करना चाहिए, बट अगर हमारा पोर्टफोलियो बन गया है तो उसको रिड्यूस कैसे करें। सबसे पहला है, जो भी अंडर परफॉर्मेंस है हमारे पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, स्कीमों को कम करिए। जो भी अंडर परफॉर्मेंस है, जिनकी रिटर्न्स नहीं आ रही है कंसिस्टेंटली बाकी फंडों से, तो अंडर परफॉर्मेंस फंड्स को निकाल दीजिए आपके पोर्टफोलियो में से। दूसरा है, डेट और इक्विटी का रेशियो हम कहते हैं हमेशा कि मैनेज करना चाहिए। तो जो डेट का पोर्टफोलियो है, अभी डेट का पोर्टफोलियो ऐसा भी हो सकता है, हम शायद से वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया या फिक्स डिपॉजिट्स हो गया या बॉन्ड्स हो गया या एनसीडी हो गया, उससे भी अगर हम हमारा डेट का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में हमारा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हम डेट फंड्स को ज़्यादा रखें। तो पहले ये देखना चाहिए कि हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है क्या वो डेट हैवी हो चुका है, डेट फंड ज़्यादा है कि नहीं है। अगर डेट फंड ज़्यादा है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो 5-6 स्कीमों में से ही एक फंड हमारा डेट फंड का होना चाहिए या 2 फंड डेट का होना चाहिए और बाकी के 3 या 4 स्कीम वो इक्विटी के होनी चाहिए। तो डेट का पोर्टफोलियो अलग जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उससे होना चाहिए, और अगर हमको म्यूचुअल फंड में इक्विटी में रखना है तो इक्विटी फंड से बनाना चाहिए। और एक चीज है कि ओवरलैप ऑफ पोर्टफोलियो, ज्यादा स्कीम्स होने की वजह से पोर्टफोलियो ओवरलैप, अभी एक स्कीम का जो स्टॉक्स होंगे वो शायद से दूसरी स्कीम में भी वो ओवरलैप करता होगा, तो वो जो ओवरलैप कितना हो रहा है वो भी देखना चाहिए, और ज्यादा अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो फंड्स को रिड्यूस करना चाहिए। और बाद में इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके मुताबिक ही आप एक फंड सिलेक्ट करिए। अगर आपके 3-4 फाइनेंशियल गोल्स हैं या 1-2 फाइनेंशियल गोल्स हैं तो उसके मुताबिक ही आप आपके जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो बनाइए, जिससे क्या होगा कि आप आपके गोल से भी डटे रहेंगे और आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा स्कीम्स नहीं आएगी। तो गोल्स के साथ आपका अलाइन करिए, वो काफी अच्छा एक टूल हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में से स्कीम्स को रिड्यूस करना। चलिए, तो विरल ने हर पर्सपेक्टिव से आपको राय दी है कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज आपकी होनी चाहिए, ओवरलैपिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। मनोज यादव पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, मैंने आपके सामने अपना पोर्टफोलियो मैंने भेज दिया है। मैम, मैं 10 साल में 40 लाख चाहता हूँ और फिलहाल मेरा 2 लाख अप्रोक्स है मेरे पास अभी। तो और बीच बीच में भी मेरे पास जहाँ से भी पैसा आता है मैं डालता रहता हूँ, 5,000 10,000 बीच में मैं डालता रहता हूँ इसके अलावा। ओके, तो फिलहाल आपने जो 7,200 की आपकी SIP चल रही है, ये कितना समय हो चुका है और कितना भी आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है? मैडम 8,000 भी SIP चल रही है और पोर्टफोलियो की वैल्यू है 2,10,000 रुपए भी। और जो आपने बताया है कि आपका होराइजन है 10 इयर्स का, 40 लाख का आपका लक्ष्य है, करेक्ट? जी 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 मैम, जी मैम। ओके, तो पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके इस पोर्टफोलियो को लेकर। तो जैसे इन्होंने बताया विरल, इनकी 8,000 की SIP चल रही है, 2.5 लाख का इन्होंने एक्यूमुलेशन कर लिया है, 40 लाख का लक्ष्य है 10 साल में। SBI कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट मिड कैप और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड इनके पास है पोर्टफोलियो में। क्या सजेशन इनके फंड चॉइसेस पर और इनके गोल पर? देखिए, आपका लॉन्ग टर्म टेन्योर है मनोज जी, डेफिनेटली आप इक्विटी में ही ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके आपका एक तो जो टारगेट है, आपका जो गोल है वो हासिल कर पाएंगे।
आपका पोर्टफोलियो है ना इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है जितना होना चाहिए। अभी आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, मिड कैप होना चाहिए, मल्टी कैप, स्मॉल कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप मैं यहाँ पे ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ फंड्स, वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फ्लेक्सी कैप में आप पराग परिग रखिए, लार्ज एंड मिड कैप में आप मिराई का जो लार्ज एंड मिड कैप है वो आप रखिए, एक मिड कैप है उसमें आप कॉन्ट का एक मिड कैप है जो फंड वो आप रखिए, मल्टी कैप में आप निपॉन का मल्टी कैप रखिए और स्मॉल कैप में आप एसबीआई का स्मॉल कैप रखिए। यानी जो आपका एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं उसको रिस्ट्रक्चर करिए और ये जो मैंने सजेशन दिए उसके हिसाब से आप आपका पोर्टफोलियो बनाइए। आपका जो टारगेट है वो आप 10 साल में 40 लाख का जो टारगेट है वो तो आप नहीं जुटा पाएंगे। कम से कम यहाँ से अगर 12% मैं अनुमान लेकर चलूँ और आपकी जो अभी एसआईपी चल रही है 8,000 के आसपास की, तो आपको कम से कम 20 लाख ही आप अचीव कर पाएंगे इससे। तो आपको आपकी एसआईपी भी बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम यहाँ से आपको 10,000 की एसआईपी और करनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आप कम से कम 18,000 की एसआईपी आप करते हैं तो आप 10 साल में 40 लाख जुटा पाएंगे। और साथ में एसआईपी इंक्रीज के साथ आपको जो मैंने ये सजेशन दिए हैं पोर्टफोलियो चेंज के वो भी आप इंप्लीमेंट करिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखेंगे, 5 या 6 स्कीम रखेंगे तो आप आपका टारगेट हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से। मेलविन मैंगलोर से हमारे साथ कनेक्टेड है। मेलविन, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैडम। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम मेरा पाराक्वारिक में 3,000 और एसबीआई स्मॉल कैप में 2,500, एचडीएफसी इंडेक्स एंड एसएसपी बीएसई में 3,000 और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में 1,500 और एक्सिस ब्लू चिप में 2,500, टाटा डिजिटल इंडिया में 1,500 और पीजीएम इंडिया मिड कैप में 1,000। ओके, ये मैं 2020 से स्टार्ट किया और ऑटो सेटअप भी ठीक है। तो अभी आपका कितना एक्यूमुलेशन हो चुका है? 10% का इसमें। तो मेरा सवाल है मैडम, ये मेरा लॉन्ग टाइम पर्पस का प्लान में, सो मेरा को एक 15 साल इन्वेस्ट करेगा तो इसमें 1.5 करोड़ का एक्सपेक्टेशन कर सकता है क्या? 1.5 करोड़ का आपका टारगेट है, कितने इयर्स में? 15 to 20 ईयर्स में। और अभी आप जो 15,200 की एसआईपी कर रहे हैं इसको कितना समय हो चुका है? 3 साल हो गया मैडम। ओके, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 3 साल हो चुके हैं, 15,200 की एसआईपी चल रही है, फंड्स के नेम इन्होंने बताए। क्या राय इनके पोर्टफोलियो, इनके फंड चॉइसेस और इनके गोल पर? देखिए, ये अपना जो टारगेट है वो तो अचीव कर पाएंगे 20 सालों में, यही एसआईपीस को वो कंटिन्यू करते हैं। फंड के इसमें मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी के 2 फंड्स हैं, ठीक है। तो वो 2 फंड में से आप वो दोनों फंड में से निकल जाइए, राइट। और स्पेशली इंडेक्स फंड में से तो आपको निकलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप 20 साल तक रुकना चाहते हैं, 20 साल तक वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो एक्टिव फंड को ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। जैसे मल्टी कैप हो गया, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर ज़्यादा हो। हालांकि आपके इसमें स्मॉल कैप है तो काफ़ी सही है। आपने एक सेक्टोरियल फंड भी रखा है, डिजिटल फंड कोई भी सेक्टोरियल फंड हो तो उसको भी एटलीस्ट आपको यहाँ से 10-15 साल तो देना ही चाहिए, तो ही वो अच्छी तरीके से वेल्थ क्रिएट करके करेगा। तो मल्टी कैप पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आपको कि एक इन्वेस्टको का मल्टी कैप आप ऐड करिए और इंडेक्स फंड जो है एचडीएफसी का वो उसको निकालकर इन्वेस्टको के मल्टी कैप को आप रिप्लेस करिए। आपने टारगेट 15 to 20 ईयर्स रखा है, ये एसआईपी में आप डेफिनेटली वो टारगेट तो अचीव कर पाएंगे 12% अनुमान से, बट फंड में थोड़ा सा बदलाव करिए तो आप आपका टारगेट आप हासिल कर पाएंगे। चलिए, तो राय दी आपके पोर्टफोलियो को लेकर और थोड़े से बदलाव जिसके बाद आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को लेंगे। विरल हमारे साथ बने हुए, जल्द वापस आते हैं। विरल भट्ट हमारे साथ बने हुए, लेते हैं कुछ और सवालों को। एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू मिला है मनमोहन शर्मा का। इनकी 30,000 की एसआईपी है, 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपये महीना, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 10,000 रुपये महीना, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप में 10,000 पर मंथ। 10 ईयर्स के होराइजन के साथ ये पैसे डाल रहे हैं। जानना चाहते हैं कि क्या ये फंड चॉइसेस सही है, प्लस गोल
हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, क्या सजेशन इनके लिए? दीपाली जी, काफ़ी अच्छा है, 3 फंड्स है सिर्फ पोर्टफोलियो में, काफ़ी कम फंड्स हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन रखा है। फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, और अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल लार्ज और मिड कैप, ये तीनों फंड्स हैं उनके पोर्टफोलियो में। तीनों फंड सही है, बने रहे, आपका जो टारगेट है वो आप आसानी से आप हासिल कर पाएंगे। आई थिंक आपका 1 करोड़ का टारगेट है 10 सालों में, तो आप आसानी से हासिल कर पाएंगे और बने रहिए यही पोर्टफोलियो से। ओके, तो इन्वेस्टेड रहिए, फंड चॉइसेस आपकी सही हैं। 30,000 के एसआईपी करेंगे तो 70 लाख के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट करेंगे। 45,000 की एसआईपी आपको लगेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, धीरे धीरे थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। साथ ही 45,000 अगर आप ले आएंगे अपने एसआईपी अमाउंट को तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। बात करते हैं अब यतेंद्र प्रकाश से। इन्होंने सवाल भेजा है अगेन ईमेल के थ्रू, और इनका सवाल आया है ग्वालियर से। 35 ईयर्स इनकी एज है, 7,000 की एसआईपी कर रहे हैं। फिलहाल जो इकट्ठा किया है इन्होंने पैसा, उसके हिसाब से जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 12,40,000 के आसपास है, 12.5 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 21 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य है। फंड्स में बता दूं इनके पास हैं एक्सिस स्मॉल कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस ELS टैक्स सेवर, HDFC टॉप 100, सभी में 1000 ईच डाल रहे हैं। बाकी 4 फंड्स हैं जिनमें 500 ईच डाल रहे हैं, और वो हैं ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट, मोतियाला ओसवाल फ्लेक्सी कैप, DSP ELS टैक्स सेवर, ICICI प्रू ब्लू चिप। बताइए क्या सजेशन? करंट SIP 70,000 है और करंट पोर्टफोलियो उनका 12,40,000 का बन चुका है। आपका टारगेट है 1.5 करोड़, यहाँ से 21 साल और है, राइट? तो कम से कम अगर मैं 12% अनुमान से लेकर चलूँ ये पोर्टफोलियो का, तो वो 2 करोड़ 7 लाख के आसपास जुटा पाएंगे। और उसमें अगर मैं ये करंट पोर्टफोलियो जो है 12,40,000 उसको भी मैं ऐड कर दूं तो 2 करोड़ 7 लाख वो जुटा पाएंगे। टारगेट को आप आसानी से हासिल कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 9 फंड में से कम से कम ओवरऑल आप 6 या 7 फंड रखिए। 6 फंड अगर रखेंगे तो अच्छा है। एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस स्मॉल कैप, ICICI का इक्विटी एंड डेट फंड और मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड अगर आप आपके पोर्टफोलियो से निकाल कर आपके जो बाकी के फंड है, ये 4 फंड को निकाल दीजिए, और जो बाकी के फंड है उसमें ही आप आपकी जो SIP ये 4 फंड में जो चल रही है वही आप बाकी के जो फंड्स हैं जिनको नहीं निकालना है उसमें आप ऐड कर दीजिए, और फिर 5 या 6 फंड का पोर्टफोलियो रखिए और आप आपका टारगेट आप हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। एक और सवाल ले लेते हैं, और ये तो राय आपके पोर्टफोलियो के लेकर रही, और इनफैक्ट आप पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल बताइए, आपने कुछ फंड्स आइडेंटिफाई किए हैं एक एज अ कंप्लीट पैकेज अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो? जैसे हम कहते हैं, शुरू में भी कहा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना है। पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप में इन्वेस्टको का मल्टी कैप फंड आप ले सकते हैं। फोकस्ड फंड 20 स्टॉक्स 30 स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो, स्टॉक्स वाला, तो आप HDFC का फोकस्ड फंड ले सकते हैं। और एक लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज और मिड कैप कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है, तो टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्टको मल्टी कैप, HDFC फोकस, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, ये हैं विरल की चॉइसेस। इन फंड्स के साथ आप कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से चॉइसेस आपको बताई गई हैं। चलिए, शुक्रिया विरल शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। यौमनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।